नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने हमारा वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के सब्जेक्ट मैनेजमेंट में यूनिट 6 मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोड्यूस ऑफ फिलॉसफी जो कि स्लाइड नंबर 5 पे है। डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग स्कूल स्लाइड नंबर 8 पे है। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव स्लाइड नंबर 11 पे है। डिस्क्राइब एडमिशन क्राइटेरिया स्लाइड नंबर 13 पे है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स स्लाइड नंबर 15 पे है। एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज स्लाइड नंबर 17 पे है। एक्सप्लेन पॉलिसी स्लाइड नंबर 20 पे है। एक्सप्लेन स्टाफिंग पैटर्न स्लाइड नंबर 26 पे है। एक्सप्लेन बजट ऑफ स्कूल स्लाइड नंबर 29 पे है। एंड डिस्क्राइब फिजिकल फैसिलिटी स्लाइड नंबर 34 पे है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक नर्सिंग कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन को रन करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है, क्या प्रोपेगेंडा होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होती है, क्या फ़िलॉसफी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट के मध्य में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ फिलॉसफी? ऑन setting up of new school, College of Nursing, one of the first thing to be done by the staff is to formulate a statement of philosophy. जब कभी भी स्कूल या कॉलेज ऑफ नर्सिंग का हम थॉट डेवलप करते हैं, सबसे पहले हम विचारबद्ध होते हैं कि हमें एक नर्सिंग कॉलेज का सेटअप करना है या उसे स्टार्ट करना है। तो हमारा जो सबसे पहला कदम होता है वो होता है फिलॉसफी को प्रिपेयर करना। एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसे गाइडलाइन, ऐसा बेस जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे की सारी प्रक्रिया लॉन्च करेंगे, या आप कह सकते हैं आप अपने डिज़ायर एम तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट, डेफिनेशन। So in simple term, this is a written statement of the belief and value which the school staff agreed upon a group in relation to the basic nursing education program being offered. अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसा म्यूचुअली कह सकते हैं या फिर एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके ऊपर एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप आके सहमत होता है उस प्रक्रिया में ढल के काम करने के लिए, बेसिक रिलेशन के साथ में, जिसमें हम बेसिकली नर्सिंग प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए विद स्टैंडर्ड, विद द नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड वन। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉलेज ऑफ नर्सिंग। College of Nursing strives to update nursing education as per with the international standard. The purpose of the college is not merely to produce the graduate in the field of nursing, but also to mold the young mind toward service with a smile. The faculty believe in training professional nurse who will make a unique contribution in the promotion of health, prevention of illness, restoration of health and rehabilitation of an individual, family and community as a whole. तो जो हमारा पहला कर्म स्टेज है वो ये है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग हम उस थॉट के साथ स्टार्ट नहीं करते हैं कि हमें एक
नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जो थॉट होता है वो ये होता है कि हमें नर्सिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए प्रोड्यूस करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने एक नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट किया है, हम उसे ग्रेजुएट नर्सेस निकाल रहे हैं। उसका आउटकम क्या है? एक ग्रेजुएट नर्स। कॉलेज का आउटकम ग्रेजुएट नर्स होता है ऑब्वियसली। तो हम सिर्फ एक ग्रेजुएट नर्स वहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, हम एक ऐसी नर्स वहाँ से निकाल रहे हैं, हम एक ऐसा थॉट साथ में डेवलप कर रहे हैं यंगस्टर के लिए। एक ऐसा व्यक्तित्व हम प्रदान कर रहे हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने एग्जॉर्शन लेवल से ऊपर निकल के हंसी खुशी अपनी सर्विसेज को अपनी कम्युनिटी के लिए प्रदान करते रहें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। और साथ में जो फैकल्टी है वो बिलीव ये रखती है कि हम जो प्रोफेशनल नर्सेज प्रोड्यूस कर रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन से, वो सभी जाके सोसाइटी में हेल्थ को प्रमोट करें, इलनेस को प्रिवेंट करें, और जिनकी हेल्थ किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुई है उनको रिस्टोर करें। और ऐसा अगर होता है जहाँ ये दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं है, वहाँ रिहैबिलिटेशन करें। इसमें हम इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी, पूरे कंट्री के लिए हम इसको एक नज़र से देखते हैं। तो यही मानना होता है फैकल्टी का कि हम जो भी प्रोफेशनल नर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ विद रिहैबिलिटेशन, इसको फॉलो करें। सो नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। सो द ऑब्जेक्टिव आर फर्स्ट टू प्रिपेयर डिफरेंट लेवल ऑफ नर्स हु विल फंक्शन एट अ डिफरेंट पोजिशन। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हर अलग अलग चरण के लिए एक प्रोफेशनल नर्स प्रिपेयर्ड करें जो अपने अलग अलग पोजीशन पे अपनी फंक्शनिंग कर सके या अपना काम कर सके। उदाहरण के तौर पे जैसे नर्सिंग के कुछ लेवल्स हैं, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग एंड देन PhD in nursing. So these all are the levels of the nursing. So we are doing that, we are preparing for the each level for each individual. By that he or she will perform their function, valuable function at different level in the society. Next one, to develop nurses who are capable of delivering high quality nursing care with holistic approval. हम उन नर्सों को प्रिपेयर कर रहे हैं जिनमें ये क्षमता है कि वो हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर जो है कम्युनिटी के अंदर रिलीज़ कर सके, उन्हें एक बहुत अच्छे लेवल की नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सके कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एडवांस स्टडीज़ एंड स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग so that they may contribute maximum to the society as individual citizen. So जैसे ही मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे, तो उस लेवल के बाद में एक इंस्टीट्यूशन का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हर एक लेवल को क्रॉस करने के लिए एक दायरा बनाए, एक रास्ता बनाए कि हम कैसे ग्रेजुअली अपने लेवल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे एक GNM पोस्ट बेसिक के माध्यम से एज इक्वलेंट BSc नर्सिंग हो सकता है, और कैसे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बाद में आप एक MSc की कोर्स कर सकते हो। तो दीज आर द ऑफर्स बाय द इंस्टीट्यूशन दैट वी आर गोइंग टू मूव ग्रेजुअली टू द अपवर्ड ऑफ द नर्सिंग, उसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। और जब आपका विचार करने की क्षमता बढ़ेगी, जब आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, तो ये कहीं दो राय नहीं है कि आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ होगा, और जब लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज़ होगा तो आपका लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी वो भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट, टू माउल्ड द नर्सेज एंड इम्पार्ट नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑन पर विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो हम नर्सेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ
प्रिपेयर कर रहे हैं, उस दायरे में उनको ढाल रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ एडमिशन क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया के साथ हम एक इनपुट, एक नर्सिंग कॉलेज का जो इनपुट होता है, हम उसको कहते हैं एडमिशन क्राइटेरिया। तो क्या इनपुट का क्राइटेरिया है? उसमें सबसे पहला होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ग्रुप। आपके नर्सिंग कोर्स में दाखिल करने और लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 35 साल की होनी चाहिए। आपने जिस वर्ष में एडमिशन लिया है उसके लास्ट डे मीन्स 31 ऑफ दिसंबर ऑफ योर एडमिशन ईयर, उस डेट तक आपकी उम्र 17 साल से ऊपर होनी चाहिए या 17 साल होनी चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है किसी भी नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। सेकंड, मिनिमम एजुकेशन। किस एजुकेशन तक आप पढ़े होने चाहिए ताकि आप नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले सकें। सो 10+2 पास should be necessary to take admission in nursing course और equivalent preferable with science। मान्यता सबसे ज़्यादा मुख्यतः साइंस स्ट्रीम को दी जाती है विद एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स, और आपका 12वीं क्लास का पास करना आवश्यक है नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। जो एडमिशन प्रोसेस होती है, नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस होती है, वो साल में एक बार होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी के बदले जो भी कॉलेज आते हैं उनमें एडमिशन का जो क्राइटेरिया है या एडमिशन दाखिला लेने का जो समय है वो हर साल में एक बार आता है। लास्ट में स्टूडेंट शुड बी मेडिकली फिट। अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप मेडिकली फिट होना चाहिए, आप मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए। ये आप एक सर्टिफिकेट के साथ आते हैं कि हाँ आप जो है वो मेडिकली फिट हैं और आप आगे नर्सिंग सेवाएं देने में सक्षम हैं। नेक्स्ट, एडमिशन और सिलेक्शन कमेटी। दिस कमेटी शुड कंप्राइज ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर ट्यूटर, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशनलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, चीफ नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल। जो एडमिशन और सिलेक्शन कमेटी है मीन्स ऐसे मेंबर्स जिनके ऊपर ये दारमदार रहता है कि वो जो है सिलेक्शन करें स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए। तो ये कुछ नॉर्म्स फॉलो करते हैं और एक इनका स्टैंडर्ड पैनल होता है जिसके साथ ये उस इंडिविजुअल की क्षमताओं को अपने लेवल के साथ मैच करते हैं। तो इस कमेटी में प्रिंसिपल सबसे पहले, फिर वाइस प्रिंसिपल हो सकता है, सीनियर ट्यूटर एमएससी नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, या फिर आपका चीफ नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जो सिलेक्शन कमेटी के हेड होते हैं, मेंबर होते हैं। लेकिन चेयरपर्सन जो है वो प्रिंसिपल रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। सो इन्हीं के बिहाफ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, हु इज़ चेयरपर्सन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग? ए डायरेक्टर, बी प्रिंसिपल, सी मैनेजर, डी ट्यूटर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, प्रिंसिपल इज द चेयरपर्सन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग और कॉलेज ऑफ नर्सिंग। जैसे कि हमने स्लाइड नंबर 12 पे पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल होता है वो ही चेयरपर्सन होता है, उसका कमांड होता है एडमिशन कमेटी या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी प्रिंसिपल को कहा जाता है। नेक्स्ट, हेल्थ सर्विसेज। दिस शुड इंक्लूड प्रोविजन फॉर फर्स्ट वन एन एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन।
कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज जो है वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एक नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में प्रदान की जाती है। उसमें सर्वप्रथम है कि इसमें एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें हम सालाना सभी विद्यार्थियों का मेडिकल जांच करवाएं, उनका एक एग्जामिनेशन, रूटीन एग्जामिनेशन के तौर पे साल में एक बार उनका निरीक्षण करें। सेकंड, वैक्सीनेशन अगेंस्ट टाइफाइड, कॉलेरा एंड सच अदर कम्युनिकेबल डिसीज एज कंसिडर्ड नेसेसरी। जो भी आवश्यक और प्राथमिकता के ऊपर निर्धारित वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन भी विद्यार्थियों का किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट, फ्री मेडिकल केयर ड्यूरिंग इलनेस। अगर कोर्स के दौरान किसी विद्यार्थी की तबीयत ऑन ड्यूटी या कॉलेज के समय अगर विद्यार्थी की तबीयत बिगड़ती है तो फ्री मेडिकल केयर का प्रावधान भी होना चाहिए। आप 4 साल में जब तक उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आपकी तबीयत जब भी खराब हो तो एक फ्री मेडिकल केयर का ऑप्शन भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। नेक्स्ट, अ कंप्लीट हेल्थ रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट। एक संस्था को हर एक विद्यार्थी का अलग हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, जिसके अंदर उसके हर साल होने वाले एनुअल एग्जामिनेशन की रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग मेंशन हो। सो दीज ऑल द हेल्थ सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द नर्सिंग कॉलेज एंड स्कूल ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट वन, वेकेशन एंड हॉलीडेज। एक नर्सिंग के सत्र में, एक ईयर हम यहाँ कहते हैं जहाँ से आपने एडमिशन लिया है और जहाँ पे आपके एग्ज़ाम हुए हैं। तो एजुकेशनल ईयर में आपका जो है कितनी छुट्टियाँ मिल सकती है स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो एनुअल वेकेशन 30 छुट्टियाँ, सिक लीव 10 जो कि हर साल होती हैं, और प्रिपरेटरी लीव मीन्स परीक्षा से पहले आपको तैयारियों के लिए जो छुट्टियां मिलती है वो 7 दिन की होती है। तो एक साल में 47 लीव जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है एक साल के अंदर, एक सत्र के अंदर, सेशन के अंदर। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स। The course in general nursing shall be of 3 year duration divided as follows। जो एक जनरल नर्सिंग GNM का एक जो नर्सिंग कोर्स है वो 3 साल का होता है, जिसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 year थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन जनरल नर्सिंग एंड 1 year कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। 2 साल हम थ्योरी और प्रैक्टिकल में जनरल नर्सिंग के रिगार्डिंग उसको हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और 1 साल का हम कम्युनिटी पोस्टिंग और या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो विद्या है वो हम प्रदान करते हैं मिडवाइफरी के साथ में। द मैक्सिमम हावर पर स्टूडेंट शैल बी 36 आवर्स विच इंक्लूड इंस्ट्रक्शन एंड क्लिनिकल फील्ड एक्सपीरियंस। जो एक सप्ताह के जो मैक्सिमम हावर्स है, जितने घंटे हम विद्यार्थियों से काम ले सकते हैं या हम उनको काम दे सकते हैं, चाहे वो टीचिंग के दौरान हो चाहे वो क्लिनिकल फील्ड के दौरान हो, तो एक हफ्ते में 36 घंटे हम विद्यार्थियों से परिश्रम करवा सकते हैं। सो द मोर डिटेल इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो यहाँ पे कुछ बैचेस का कॉलम है। सेकंड कॉलम इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस आवर्स हैं और क्लिनिकल फील्ड एक्सपीरियंस आवर्स हैं। तो हम पहले साल में देखें फर्स्ट ईयर में तो 565 आवर्स जो हैं वो आपके इंस्ट्रक्शन आवर्स हैं, 935 आवर्स आपके क्लिनिकल आवर्स हैं। इसी तरह सेकंड ईयर में 350 आवर्स आपके इंस्ट्रक्शनल हैं और 1150 आपके क्लिनिकल फील्ड आवर्स हैं। थर्ड ईयर में 250 आवर्स आपके इंस्ट्रक्शंस आवर हैं और 1250 आपके क्लिनिकल फील्ड
एक्सपीरियंस आवर्स हैं। सो अगर इनका हम जोड़ करें, टोटल करें, तो 1165 आवर्स आपके 3 साल में इंस्ट्रक्शनल आवर्स हैं, जबकि 3335 आपके क्लिनिकल फील्ड आवर्स हैं। इसी के बेस हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, कोर्स ड्यूरेशन ऑफ जनरल नर्सिंग। ए 4 ईयर, बी 4.5 ईयर, सी 3 ईयर, डी 6 ईयर। तो जैसे कि हमने स्लाइड नंबर 16 पे पढ़ा है कि एक जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 साल का होता है। हम इसको मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप हमारी स्लाइड नंबर 16 पे जाके भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सच एज टू गिव फ्रीडम इन कैरिंग आउट द एजुकेशनल प्रोग्राम एंड फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ द पर्पस एंड एम ऑफ द कॉलेज। जो संस्था है वो एकदम उनको फ्रीडम प्रोवाइड करती है एजुकेशनल प्रोग्राम के रिगार्डिंग, कि वो अपनी अचीवमेंट, अपने एम जो भी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के हैं उसको फुलफिल कर सके। देयर शुड बी अ गवर्निंग बॉडी एंड अदर कॉलेज कमिटी एज रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर अदर एफिलेटेड कॉलेज विद इन इट्स जुरिडिक्शन। सो एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड क्या है कि वहाँ पे एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए हर एक कॉलेज की, जो भी रिक्वायर्ड होती है एक यूनिवर्सिटी से, और उनका एफिलेशन भी जुरिडिफिकेशन के साथ और नज़र से उन स्टैंडर्ड नॉर्म्स को कंप्लीट करते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी कॉलेज रिप्रेजेंटेशन ऑन द वेरियस हॉस्पिटल कमेटी इंक्लूडिंग द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द नर्सिंग पर्सनल। एक कमेटी का गठित भी होना चाहिए, एक हॉस्पिटल रिप्रेजेंटेटिव और या कॉलेज रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देयर शुड बी कॉलेज रिप्रेजेंटेशन ऑन द वेरियस हॉस्पिटल कमेटी इंक्लूडिंग द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द नर्सिंग पर्सनल। जिनके मद्देनज़र है कॉलेज कमेटी फर्स्ट, जिसमें सबसे पहले आता है कॉलेज काउंसिल, सेकंड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, थर्ड लाइब्रेरी कमेटी, क्यूरिकुलम कमेटी, स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी, मेस कमेटी, रिक्रेशनल एंड स्पोर्ट्स कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी। सो ये सारे कमेटी जो हैं वो मिलके अपने डिज़ायरेबल एम को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, और यही कमेटी ध्यान रखती है कि किस लेवल पे किस टाइम पे जो है वो इस चीज़ को स्टार्ट करना है। और यही कमेटी का हेड जो होता है वो वैल्यूबल स्टैंडर्ड नॉर्म्स को मेंटेन करके रखता है। तो ये सारी कमेटियाँ जो हैं वो एक कॉलेज के अंदर होती है। नेक्स्ट, पॉलिसी रिलेटेड टू द स्टूडेंट। एक विद्यार्थी से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज़ होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा है एडमिशन पॉलिसीज़, जो एक दायरा है कि आपकी उम्र जो है 17 से 35 होनी चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। ये सारे एडमिशन पॉलिसी हैं। सेकंड, वर्किंग आवर्स, जैसा कि पिछली स्लाइडों में बताया गया है, मैक्सिमम 36 आवर्स हम एक वीक में एक स्टूडेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। अटेंडेंस का एक नियम है जो कि यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ सेटअप किया जाता है, जो मुख्यतः 80% के ऊपर है। एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए। सेकंड, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंटर्नशिप के लिए आपके पास समृद्ध और संपूर्ण सुविधा होनी चाहिए। हॉलीडे प्रॉपर होने चाहिए। अनऑथराइज्ड लीव और स्पेशल लीव, ये दोनों तरह की हॉलीडेज़ जो हैं वो होनी चाहिए। विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स और डिसिप्लिन, आपके पास एक डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में आपके पास ऐसी पॉलिसी भी होनी चाहिए कि एक कोर्स में से कैसे विड्रॉल किया जा सकता है। अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो कैसे इसमें से वापस निकला जा सकता है। एक
निकला जा सकता है अगर आपकी रुचि नहीं है, आप उस लेवल के विद्यार्थी नहीं है कि आप नर्सिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकें। और दूसरी तरफ एक पनिशमेंट के तौर पे अगर आप किसी तरह का वॉयलेंस करते हैं, किसी तरह के नॉर्म्स, किसी पॉलिसीज़ को हार्म करते हैं, तो आपको उस कोर्स से निकाला भी जा सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन में। और एक डिसिप्लिन मेथड होना चाहिए, एक डिसिप्लिन स्टैंडर्ड नॉर्म्स होने चाहिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए। नेक्स्ट, ये पिछली पॉलिसियाँ हुई विद्यार्थियों के रिगार्डिंग। अब जो पॉलिसियाँ हैं वो है पॉलिसी रिलेटेड टू द स्टाफ। तो सबसे पहली पॉलिसी होनी चाहिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी। आप किस दायरे में, किस हिसाब से आप कॉलेज के स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, किस स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फुलफिल होने के बाद ही आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनका रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। साथ में आप किन किन ऐसी अवस्था में आप फैकल्टी को टर्मिनेट करते हैं, उसकी भी एक लिखित रूप से पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें हर चीज़ क्लियरली मेंशन हो कि किन किन गलतियों के ऊपर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्टाफ बेनिफिट। कौन कौन से बेनिफिट जो हैं वो स्टाफ को मिलेंगे उस इंस्टीट्यूशन में काम करने के दौरान। एक यूनिफॉर्म नॉर्म्स होना चाहिए, कितने घंटे की ड्यूटी हावर्स अलॉटेड होने चाहिए, उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए कि एक स्टाफ से मैक्सिमम कितने घंटे तक हम काम ले सकते हैं, परिश्रम करवा सकते हैं। एक नियम होना चाहिए, लीव रूल होना चाहिए, जिसके अंदर हम स्टाफ को लीव ऑफर करते हैं। और लास्ट में होती है रिटायरमेंट एज। आपकी पॉलिसी बननी चाहिए कि क्या एज क्राइटेरिया है जिसके दौरान आप अपनी सर्विसेज इस संस्था में दे सकते हैं, और एक उस लेवल को क्रॉस करने के बाद आपको रिटायर्ड कर दिया जाएगा, या इसके बाद आप रिटायरमेंट हो सकते हो, चाहे वो वॉलंटरी रिटायरमेंट की पॉलिसी हो, चाहे वो कंपलसरी रिटायरमेंट की पॉलिसी हो। नेक्स्ट, हॉस्टल पॉलिसीज़। एक नर्सिंग इंस्टीट्यूशन को रन कराने के लिए अति आवश्यक हॉस्टल फैसिलिटी भी होती है। तो एक हॉस्टल के साथ आपको कौन कौन सी पॉलिसियों को साथ में रखना है। सो परमिशन टू मीट ओनली ऑथराइज्ड विजिटर। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हॉस्टल में रहने वाला विद्यार्थी सिर्फ उन्हीं लोगों से मिल पाएगा जो ऑथराइज्ड हैं, या सिर्फ उन्हीं को मिलने की इजाज़त दी जाएगी जो किसी न किसी माध्यम से उस विद्यार्थी के दस्तावेज़ के अंदर जो हैं ऑथराइज्ड हैं, जिनको ये ऑफ़र किया जा सकता है कि आप मिल सकते हैं। इसमें मुख्यतः क्लोज गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं। परमिशन फॉर डे आउट। एक विद्यार्थी को बाहर जाने की परमिशन किन किन दायरों में मिल सकती है। विजिटिंग हावर्स, कितने घंटा आप मिलने आ सकते हैं अपने स्टूडेंट से, अपने रिलेटिव से। परमिशन लेटर फॉर आउटिंग। आपके पास ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर विद्यार्थी बाहर जाना चाहे तो वहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जो उसे परमिट करे आउटिंग के लिए। साइनिंग द रजिस्टर। जब भी आप अंदर आएँ और हॉस्टल के अंदर या हॉस्टल से बाहर जाएं तो एक साइनिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे आपके सुपरवाइज़र को ये पता रहे कि आपकी इन और आपकी आउट उस हॉस्टल में कब कब की रही है। डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन वायलेंस ऑफ रूल्स। अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करता पाया गया या किसी भी दायरे से बाहर निकला जो उस पॉलिसी में मेंशन नहीं है, तो फिर उस पर इनडिसिप्लिन एक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, स्टाफिंग पैटर्न। In teaching institution, the nursing superintendent, deputy nursing superintendent, assistant nursing superintendent should have the same qualification as the principal and vice principal. चाहे हम एक हॉस्पिटल और एक नर्सिंग इंस्टीट्यूशन की अगर तुलना करते हैं तो वहाँ पे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, तो वही सेम दायरा हम
टीचिंग इंस्टीट्यूशन में भी फॉलो करते हैं। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो एज इक्वलेंट एज प्रिंसिपल है, जो डेप्यूटी और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो एज इक्वलेंट एज वाइस प्रिंसिपल। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शुड हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज ट्यूटर्स, और जो वहाँ पे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है हॉस्पिटल में और वहीं टीचिंग फैकल्टी में जो सीनियर ट्यूटर हैं वो उस पोस्ट के इक्वलेंट होते हैं। नर्सिंग सर्विस personnel should actively participate in the instructing, supervising, guiding and evaluating student in the ward. There should be close cooperation with the teaching staff of School of Nursing. Nursing services को जो प्रदान कर रहे हैं उनका एक क्लोज मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्लोज एवेल्युएटिंग होना चाहिए। जो भी ऑन गोइंग स्टूडेंट हैं उनका वार्ड के अंदर या क्लासरूम के अंदर, दोनों के अंदर एक क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज सुपरविज़न होना चाहिए। और कहीं पर अगर कहीं दिक्कत आती है तो एज ए गाइड उनको प्रमोट भी करना चाहिए। तो एज ए गाइड, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए एवेल्युएटर जो है एक नर्सिंग फैकल्टी का रोल होता है जिसको हम स्टूडेंट के साथ निभाते हैं। इसके साथ साथ में कुछ एक्सटर्नल लेक्चरर भी आवश्यक होते हैं एक नर्सिंग एजुकेशन को रन करने के लिए। तो देयर शुड बी प्रोविज़न ऑफ एक्सटर्नल लेक्चरर, सो पार्ट टाइम टीचर्स सोशियोलॉजी का, सेकंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, थर्ड माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए एक एक्सटर्नल टीचर, फोर्थ बायोकेमिस्ट्री, ये भी एक्सटर्नल लेक्चरर द्वारा पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, इंग्लिश, कंप्यूटर और लास्ट में हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज और फिज़िकल एजुकेशन। ये सारे जो हैं एक्सटर्नल लेक्चरर होते हैं। एक्सटर्नल लेक्चरर वो लेक्चरर जो पार्ट टाइम पढ़ाने के लिए उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम इन्हें सिर्फ उन ही हावर्स का लेबर प्रदान करती है जितने हावर्स इन्होंने एक्चुअल में उस इंस्टीट्यूशन को दिए हैं। नेक्स्ट एडिशनल स्टाफ की बात करें तो एक स्टेनोग्राफर होना चाहिए, एक यूडीसी होना चाहिए, यूडीसी कम कैशियर अकाउंटेंट एक पोस्ट, एलडीसी कम टाइपिस्ट एक लाइब्रेरियन होना चाहिए, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन होना चाहिए, लैब अटेंडेंट एक, चौकीदार 4 और ड्राइवर हर एक साधन के लिए, हर एक गाड़ी के लिए एक। नेक्स्ट क्लीनर एक, पियोन 3, स्वीपर 3 और डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर 1 मीन्स ज़ेरॉक्स मशीन का जो एक ऑपरेटर है वो भी होना चाहिए। इन सभी के बाद में एक रूल होना चाहिए रिलीविंग स्टाफ का कि अगर इन सभी, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही किसी नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए, लेकिन अगर इनके जगह पे किसी को सप्लीमेंट करना है, किसी को लिबेरो करना है तो उसका भी एक ऑप्शन और पॉलिसी होना चाहिए उस कंडीशन में जब इनमें से किसी को छुट्टी पे या रिलीज़ किया जाए तब। इसी के बिहाफ पे हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासिफिकेशन, माफ़ कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट इन हाउ मेनी टाइप्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड सी कैपिटल। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसको आप जाके हमारी स्लाइड नंबर 15 पे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट। स्कूल शुड हैव सेपरेट बजट, दैट इज प्रिंसिपल इन चार्ज ऑफ द स्कूल ऑफ नर्सिंग should be drawing and disbursing officer and empowered to plan for operating the funds in all different head as per government rule and regulation and as seemed necessary for running an educational institution।
जैसा कि एक संस्था को रन करने के लिए बजट भी अति आवश्यक है, उसी प्रकार से एक स्कूल ऑफ नर्सिंग को रन करने के लिए बजट जो है वो अति आवश्यक है। लेकिन स्कूल ऑफ नर्सिंग का बजट हमेशा अलग होना चाहिए और प्रिंसिपल एक प्रधानाचार्य जो है स्कूल ऑफ नर्सिंग के, वो इंचार्ज के रूप में काम करना चाहिए, जो जिनके पास ये अथॉरिटी हो कि वो इस बजट को किस किस विभागों में किस किस हिसाब से डिस्पर्स करेंगे। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। Both the school, college and hospital should have separate budget. The budget for the school or college is annually planned by the nursing director, principal and general manager and approved by the managing director. जो भी बजट है वो स्कूल का अलग होना चाहिए और कॉलेज ऑफ नर्सिंग का अलग होना चाहिए और हॉस्पिटल का अलग होना चाहिए। तीनों का बजट जो है वो अलग अलग होना चाहिए और जिसको साल में एक बार के लिए प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें बजट हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमें पहले बताया गया है कि बजट जो है वो 12 महीने के लिए हम प्लान करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 12 महीने के लिए बजट को प्रिपेयर्ड करना है, सभी के लिए अलग अलग, और जिसको मिल के प्लान करते हैं नर्सिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जनरल मैनेजर और जिसका अप्रूवल लेते हैं एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर से। तो मुख्यतः हम बजट को फिर से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर और कैपिटल। सो रिवेन्यू इट इंक्लूड असेट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांस एंड इनकम। क्या इनकम है आपकी, कितना फीस स्ट्रक्चर, कितना इनपुट आ रहा है आपके पास, इनको हम रिवेन्यू में काउंट करते हैं कि ये इनपुट है और इसके साथ हमारा इतना असेट है, ये सारा हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू होता है। एक्सपेंडिचर इट इंक्लूड कैपिटल, रिकरिंग, एनुअल, मैंडेटरी एंड नॉन रिकरिंग फंड्स। सो उस संस्था को रन करने के लिए एक साल में आवश्यक एक्सपेंडिचर कितना है वो एक्सपेंडिचर में है। द रिकरिंग एनुअल मैंडेटरी एक्सपेंडिचर इंक्लूड जो यूनिवर्सिटी फीस है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन फीस 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट वन एफिलिएशन फीस 3 लाख एवरी ईयर एंड रुपीज़ 50,000 पर कोर्स। इंस्पेक्शन फीस रुपीज़ 25,000। स्टेट काउंसिल रुपीज़ 15,000 एवरी ईयर फॉर रिकग्निशन। INC रिकग्निशन फीस रुपीज़ 50,000 पर कोर्स। दिए गए आंकड़ों में हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये जो आंकड़े हैं वो बदलते रहते हैं और ये हर वर्ष या जब भी आवश्यकता पड़ती है ये रिवाइज्ड होते रहते हैं। तो आंकड़ों को हम एकदम सटीक नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने जो आंकड़े लिए हैं वो मैंने किसी एक इंस्टीट्यूशन का या एक किसी यूनिवर्सिटी के मद्देनज़र लिया है। हर यूनिवर्सिटी के आंकड़े जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट गेस्ट रिलेशन, हाउसकीपिंग इंटेंट, फार्मेसी इंटेंट, एविएट्स, जर्नल, बुक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फोन, ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज डिस्पोजल एटसेट्रा, ये भी सारे एक्सपेंडिचर में आते हैं। INC रिकग्निशन और एफिलिएशन फीस रुपीज़ 15,000, री इंस्पेक्शन फीस 7,000, एफिलिएशन फी और अदर इंस्टीट्यूशन फी। द रिकरिंग मंथली एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्लूड रेंट, सैलरी, स्टेशनरी आइटम्स और कंटीजेंसी। मतलब इसके अलावा जो भी हर महीने खर्च होता है वो भी अलग एक्सपेंडिचर में ही काउंट किया जाता है, जिसमें मुख्यतः रेंट आ जाती है, स्टाफ की सैलरी आ जाती है, स्टेशनरी आइटम और अलग चीज़ उसको रन करवाने के लिए जो भी चाहिए उनको हम कंटीजेंसी में ऐड करते हैं। नेक्स्ट नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इंक्लूड फर्स्ट वन DME एंडाउमेंट। एंडाउमेंट फंड property or income left to someone like insurance, that is as equivalent rupees 20 lakh in 2 installment before 1 year 10 lakh and second year 10 lakh which is paid to DME office। ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जो वापस से
नहीं काउंट करते अपन उसमें, जो हर साल नहीं होते, लेकिन ये एक बार लगते हैं, होता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के दौरान। सिक्योरिटी फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹10 lakh with the joint account of registered of the university and trustee. Next, solvency certificate state of having more money than one of for ₹30 lakh from nationalized bank for period of 5 years. ऐसा एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट। अप्रॉक्सीमेटली द revenues in ₹21,24,000 and whereas the expenditure is ₹20,52,859. Next, annual auditing is done to plan for next year budget and to evaluate the current year budget. Next, physical facilities. First, classroom. There should be at least 4 classroom with a capacity of accommodate the number of student admitted in each classes. एक संस्था को रन करवाने के लिए उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होना चाहिए, और एक किसी जनरल नर्सिंग कॉलेज मिडवाइफरी स्कूल ऑफ नर्सिंग को प्रिपेयर करने के लिए उसमें कम से कम 4 क्लासरूम होने चाहिए, जो जिनका साइज सफिशिएंट हो उसके इनपुट को लेकर। जिस संस्था का जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी संस्था का 60 बच्चों का इनपुट है, वो संस्था हर साल 60 बच्चों का एडमिशन अपने संस्था में करती है, तो 60 बच्चों को अकोमोडेट करने जितना बड़ा उनका क्लासरूम होना चाहिए। द रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड विद प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम बिल्ट इन द पोर्टेबल ब्लैक और ग्रीन बोर्ड। जो क्लासरूम है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें हवा का आदान प्रदान अच्छी तरह से होना चाहिए, लाइट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, और पोर्टेबल और फिक्स ब्लैक बोर्ड के साथ होना चाहिए या ग्रीन बोर्ड के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट, लैबोरेटरीज, जिसमें सबसे पहले है नर्सिंग प्रैक्टिस। देयर शुड बी अ डेमोन्स्ट्रेशन रूम लार्ज इनफ टू अकोमोडेट 6 बेड। इट शुड बी फुली occupied with the built-in cupboard, wash basin, electric fitting, etc. सबसे पहला जो है नर्सिंग प्रैक्टिस लैब है, इसके अंदर हम कोई भी जो डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी भी प्रोसीजर को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें कम से कम 6 बेड जो हैं वो प्रॉपरली लग सकें और फुली फर्निश्ड होना चाहिए। इट शुड हैव 2 डमीज इक्विपमेंट नीडेड फॉर ऑल प्रोसीजर, डिफरेंट टाइप ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस, लिनन, व्हील चेयर एट्सेट्रा। तो इसके अंदर आपके कम से कम 2 डमी भी होने चाहिए, 6 बेड के साथ 2 डमी भी होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम अलग अलग प्रोसीजर बता सके साथ में, और कई सारे इक्विपमेंट होने चाहिए जो विद्यार्थियों को शिक्षित करने में आवश्यक है। नेक्स्ट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब। आर्टिकुलेट एंड नॉन आर्टिकुलेट बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, स्पेसिमेन, मॉडल, चार्ट आर प्रेजेंट। आपकी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लैब है उसमें आर्टिकुलेटेड और नॉन आर्टिकुलेटेड बोन्स का ह्यूमन स्केलेटन होना चाहिए, स्पेसिमेन होने चाहिए, अलग अलग ऑर्गन के रूप में आपके स्पेसिमेन होने चाहिए, मॉडल होने चाहिए और चार्ट होने चाहिए। न्यूट्रिशनल लैबोरेटरीज, सेकेंड आप कहते हैं न्यूट्रिशन लैब। इट शुड हैव ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट, प्रैक्टिकल लाइक गैस स्टोव, टेन, स्टेनलेस स्टील कुकिंग यूटेंसिल एंड अदर कुकिंग आइटम्स। आपकी जो न्यूट्रिशन लैब है उसमें कम से कम 10 गैस स्टोव होने चाहिए और अलग अलग सामान होने चाहिए जो एक न्यूट्रिशनल लेवल या एक न्यूट्रिशन को शिक्षित करने में उन नर्सिंग के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सक्षम और संपूर्ण हो। कम्युनिटी हेल्थ एंड ऑब्स्टेट्रिक लैबोरेटरी। इट शुड हैव कम्युनिटी किट, फुली इक्विप्ड, फ्लैश कार्ड, पैनल ग्राफ,
मॉडल एंड पीएससी और विलेज मॉडल। आपका जो भी कम्युनिटी लैब है उसमें हमेशा एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि उस लैब के अंदर आपके वहाँ का एडेप्टेड पीएससी का या आपका कॉलेज या आपकी कम्युनिटी जिस सेक्टर में आती है उस विलेज का मॉडल वहाँ पे ज़रूर होगा। इसी के साथ में ओबीजी लैब भी अटैच होती है और ओबीजी वार्ड शुड हैव 1 बेड विद पीडियाट्रिक डमी। और ओबीजी वार्ड के अंदर हमेशा कम से कम 1 बेड, 1 डमी और पीडियाट्रिक डमी जो है वो होनी चाहिए। प्ले मटेरियल होने चाहिए फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। ओबीजी के अंदर आपके प्ले मटेरियल भी होने चाहिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए। नेक्स्ट, ऑडिटोरियम। It should be spacious enough to accommodate large, preferably double the number of current strength to have visiting faculty and senior student। जो आपका ऑडिटोरियम होता है उसमें आपके रनिंग स्टूडेंट के अलावा और इतने ही स्टूडेंट अगर और आ जाएं तो उसके बैठने की व्यवस्था भी जो है वो आपके ऑडिटोरियम में होना चाहिए। इतनी बड़ी दायरे में आपका जो ऑडिटोरियम है वो बना होना चाहिए। द ऑडिटोरियम शुड हैव प्रॉपर लाइटनिंग एंड अरेंजमेंट फॉर यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। आपका जो ऑडिटोरियम है वो प्रॉपरली किसी भी एवी एड्स को चलाने के लिए सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइब्रेरी की। तो इट शुड हैव कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट फॉर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंड स्टाफ। जो आपकी लाइब्रेरी है वो आपके संपूर्ण स्टूडेंट का 1/3 भाग एक बार में बैठ सके इतनी सिटिंग कैपेसिटी के साथ होना चाहिए। इट शुड हैव प्रॉपर लाइटनिंग, हीटिंग एंड कूलिंग अरेंजमेंट डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। आपकी लाइब्रेरी में प्रॉपर लाइट होने चाहिए, प्रॉपर कूलिंग और हीटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। समर के अंदर आपका एसी ऑपरेट होना चाहिए और विंटर के अंदर आपका हीटर जो है वो ऑपरेट होना चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ कबर्ड रैक्स फॉर प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ बुक, मैगजीन एट्सेट्रा। आपकी लाइब्रेरी में जो रैक्स हैं वो सफिशिएंट नंबर में होने चाहिए ताकि वो कहाँ पे हम बुक्स वगैरह रख सकें। इट शुड हैव अप टू डेट रेफरेंसेस बुक, टेक्स्ट बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। हमेशा लाइब्रेरी को अपडेट रखना है किताबों के मद्देनज़र। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन हॉल एंड मल्टीपर्पज़ हॉल। इट शुड बी एबल टू अकोमोडेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपका एग्जामिनेशन हॉल और मल्टीपर्पज़ हॉल चाहे कहें वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी संस्था में जितने भी विद्यार्थी हैं वो एक साथ उसमें बैठ सकें। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड विद प्रॉपर लाइटनिंग एंड सेटिंग अरेंजमेंट, हीटिंग, कूलिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़। बैठने के साथ साथ आपके जो एग्जामिनेशन हॉल है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइटों की सुविधा होनी चाहिए और कूलिंग और टॉयलेट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ऑफिस, तो एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल ऑफिस होना चाहिए, सेपरेट प्रिंसिपल ऑफिस विद अटैच टॉयलेट होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 6 बेड ऑफिस फॉर टीचिंग स्टाफ विद सेपरेट डेस्क एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़। कम से कम 6 रूम्स जो हैं वो होने चाहिए आपके टीचिंग स्टाफ के लिए। वहाँ सेपरेट डेस्क और टॉयलेट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। सेपरेट ऑफिस फॉर टॉयलेट, माफ़ कीजिए, सेपरेट ऑफिस फॉर ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ के लिए भी आपका एक अलग से सेपरेट ऑफिस होना चाहिए। इक्विपमेंट, ईच ऑफिस शुड बी एडिक्वेटली फर्निश्ड। देयर शुड बी टाइपराइटर, फिलिंग कैबिनेट, डुप्लीकेटिंग मशीन, स्टील कबर्ड एंड टेलीफोन फैसिलिटीज़। आपके हर चैम्बर में आपका दूरभाष की सुविधा, टाइपराइटर की सुविधा, ज़ेरॉक्स मशीन की सुविधा और फर्निश्ड, ये सारी प्रक्रियाओं को फुलफ़िल करता हुआ होना चाहिए। वेल फर्निश्ड आपके रैक ये होने चाहिए ऑफिस। लास्ट में है कॉमन रूम्स। मिनिमम ऑफ 3 कॉमन रूम्स, 1 फॉर फैकल्टी, 1 फॉर स्टूडेंट एंड 1 फॉर ऑफिस स्टाफ
with sufficient space with sitting arrangement and cabinet for each to look their articles. कम से कम 3 कॉमन रूम होने चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टाफ के लिए और एक ऑफिस स्टाफ के लिए, जिसमें आपके इतने कबर्ड होने चाहिए कि वहाँ पे रहने वाले आने वाले सभी फैकल्टी मेंबर अपने आर्टिकल को वहाँ पे सुरक्षित रख सकें। एक रिकॉर्ड रूम विद स्टील रैक्स, बिल्ट इन शेल्फ्स, एक स्टोर रूम टू बी प्रोवाइडेड, एक रूम फॉर ऑडियो विजुअल्स। ये सारी चीज़ों के साथ आपका एक इंस्टीट्यूशन रन करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इन्हीं के बेस हम कुछ क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, जिनके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन नर्सिंग? A 17 to 35 year, 5 to 6 year, C 16 to 38 years, D 35 year and above. So the correct answer is A 17 to 35 year. Second, what kind of health services provided in nursing school? A, annual medical examination, B, vaccination, C, free medical care during illness, D, all the above. So the correct answer is D, all the above. How much leave allotted during a year? A, 10 days, B, 7 days, C, 30 days, D, 60 days. So the correct answer is 30 CL is allotted or prescribed during a year. How much preparatory leave given during a year? A, 9 days, B, 7 days, C, 21 days, D, 15 days. So the correct answer is 7 preparatory leave is given during a year. Maximum hours allotted for student per week. A, 48 hours, B, 42 hours, C, 36 hours, D, 28 hours. So the correct answer is C, 36 hours. Question number 6. Who is budget disbursing officer in the school? A, vice principal, B, principal, C, director, D, tutor. So the correct answer is B, principal. Next, question number 7. How much classroom needed in GNM school? A, at least 4, B, 3, C, 2, D, 8. So the correct answer is A. There should be provision of at least 4 classrooms for a GNM school. Question number 8. Who is the external faculty for the Department of Medical Surgical Nursing, for the Department of Community Health Nursing, or for OBG, or D, English? So the correct answer is D, English is work as an external faculty. Question number 9. What is the annual affiliation fee for the school? A, 15,000 per annum, 7,000, 10,000, and D, 15 lakh. So the correct answer is 15,000 per annum. Question number 10. What is the purpose of a school or college of nursing? A, nursing education with international standard. B, mold young mind toward service of nursing. C, training professional nurse. D, all the above. So the correct answer is D, all the above. वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।